वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस जजमेंट का इस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। विल बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूपा नाम का एक कानून है भारत में जो कि 1967 में बनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो टेररिस्ट आतंकवादी जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। स्टेट को पावर्स देनी थी ताकि आतंकवादी एक्टिविटी या जिस भी एक्टिविटी से इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पर खतरा हो सके उसको पकड़ा जा सके, उनको हैंडल किया जा सके। ये वाला प्रॉब्लम ये है कि as far as this law is concerned, this has become the most abused law। काफी कंट्रोवर्शियल लॉ बन चुका है यूपा लॉ। एक तो स्पेसिफिकली इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो भी जिसके भी ऊपर यूपा का एक्यूज होता है कि जिसने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चार्जेस लगते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है, यानी कि उनको जमानत नहीं मिलती है। जब तक ट्रायल चलता है वो जेल में ही रहते हैं, चाहे ट्रायल 1 साल चले, चाहे ट्रायल 7 साल चले, चाहे ट्रायल 10 साल चले। अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले यूपा क्या है एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया था, भारतीय सरकार को वो पावर्स देने के लिए जिससे भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई खतरा हो तो उनको हैंडल किया जा सके। एंड दिस लॉ वाज मेड इन द 1967। काफी पुराना लॉ। 2019 में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई थी, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। जुलाई 2019 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो उसमें क्या किया गया, इससे पहले जो यूपा एक्ट के अंदर चार्जेस होते थे वो हमेशा किसी ग्रुप को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते थे। सो इन 2019 यूपा वाज अमेंडेड, जिसमें गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता था। उससे पहले ओनली ग्रुप्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट। अब सवाल ये होता है कि इसमें फर्क क्या होता है ऑर्डिनरी लॉज और जो यूपा लॉज होते हैं। यूजुअली जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है किसी जघन्य अपराध के अगेंस्ट, तो उनके पास 60 से 90 दिन का समय होता है केस को इन्वेस्टिगेट करने का और एक चार्जशीट फाइल करने का, जिसमें अगर वो 90 दिन के अंदर 60 से 90 दिन के बीच में अगर चार्जशीट फाइल नहीं करते तो जो भी अक्यूज होते हैं ही में ऑब्टेन डिफॉल्ट बेल। कोर्ट ये कहती है कि 90 दिन हो चुके हैं, अब आपको बेल दे ही जाएगी, चाहे कोई समस्या नहीं है अगर उन्होंने चार्जशीट फाइल की है या नहीं की है। यूपा के अंदर सबसे पहले तो ये प्री चार्जशीट का जो टाइम है वो 180 दिन तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 महीने का समय मिलता है पुलिस को एक यूपा अक्यूज के लिए चार्जशीट फाइल करने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली यूपा लॉ का एक प्रावधान है, प्रोविजन है 43D5। ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में इतना डिटेल में नहीं पूछा जा सकता आपसे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड ये वाला प्रोविजन जो है ये बेसिकली बेल अलाउ नहीं करता। जिनके ऊपर भी चार्जेस इस प्रोविजन के तहत लगते हैं उनके अगेंस्ट बेल नहीं लगते। अभी आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ प्रोटेस्ट हुए थे विच टर्न्ड अप इनटू सम राइट्स, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर कुछ राइट्स हुए थे। उन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स की जो कॉन्स्पिरेसी है उनके तहत दिल्ली पुलिस ने 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को चार्ज किया था। ये नताशा नरवाल, देवांगना एंड आसिफ इकबाल तन्हा, ये तीनों के तीनों जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, इन सबको चार्ज किया गया था। 2020 में नताशा नरवाल को मई 24 को प्रीमीडिएटेड कॉन्स्पिरेसी इन दी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स, जो कि फरवरी 2020 में हुए थे, उनको बुक किया गया यूपा के अंदर। ठीक है, ये उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उनके अगेंस्ट, जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हुआ है। देवांगना कलिता, इनका भी यही, ये भी सीए और एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। शी वाज अरेस्टेड इन मई 2020 अंडर द यूपा एक्ट एंड साइमल्टेनियसली इनके साथ साथ आसिफ इकबाल तन्हा को भी दिल्ली पुलिस ने इसी प्रीमीडिएटेड कॉन्स्पिरेसी, जो कि दिल्ली पुलिस की एक्यूजेशन है कि ये तीनों एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। सो इन तीनों के ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के अंदर लगे थे। एंड जो ये 43D5 वाला प्रोविजन है ये भी लगा हुआ था, यानी कि इनको बेल नहीं मिल सकती थी। इन जनरल अगर 2 महीने 3 महीने तक चार्जशीट फाइल ना करे तो बाय डिफॉल्ट बेल हो जाती है। वैसे कोर्ट नॉर्मली बेल दे देती है इमीडिएटली, मतलब ऐसा माना जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन अगर यूपा का चार्ज है तो नहीं लगता।
जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली जजमेंट दी है जिसमें इनको बेल मिल गई है, इन तीनों के तीनों एक्टिविस्ट को। ये पिछले 1 साल से जेल पे थे। नाउ दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर मेनी रीजंस। क्या रीजंस है? सबसे पहले इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये तीनों थे, इन तीनों को 1 साल के अंदर गवर्नमेंट, जो दिल्ली पुलिस है, जो कि प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने बेसिकली गिल्टी प्रूव नहीं किया। तो अगर गिल्टी प्रूव नहीं किया है तो हमारा क्रिमिनल सिस्टम कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर इनोसेंट है तो फिर जेल में किस लिए थे? हेंस they are yet to be proven guilty of any crime, something that should be anathema to any civilized justice system। जिस भी जस्टिस सिस्टम में अगर कोई भी अगर गिल्टी प्रूवन नहीं है तो उसको जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये तो एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम की सबसे मेन बेस है। दैट इज द प्रिंसिपल विच द मॉडर्न लीगल सिस्टम प्रिसाइड्स। इसके साथ साथ ये भी सेगमेंट जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जरूरी है, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली जो अपनी जजमेंट दी है उसमें यूपा के अगेंस्ट पुशबैक किया। यानी यूपा इज एन टूल इन द हैंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। किस प्रकार से किया, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो है एडवर्सरियल। एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये होता है कि दो एडवर्सरी, दो लोग, दो पार्टी आके एक न्यूट्रल पार्टी के सामने सबूत और आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस और विटनेस प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट न्यूट्रल पार्टी जजेस कि आप में से कौन सही है। इस चीज को कहा जाता है एडवर्सरियल सिस्टम, एडवर्सरी सिस्टम। दो एडवोकेट होते हैं, एक अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इम्पार्शियल जज के सामने या जूरी के सामने, who attempt to determine the truth, and उसके बाद वो जजमेंट अकॉर्डिंगली पास करता है। इसका एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है, द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट एंड द बर्डन, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब कि जिन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है। तो जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो पुलिस जो होती है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन होती है। पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती है और पुलिस का काम होता है कि जज के सामने ये प्रूव किया जाए कि ये क्राइम इन्होंने किया है। हेंस पुलिस इज जनरली द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द पर्सन इज गिल्टी। ये हमारे मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम है, उसका बेसिस है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऐसे एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस इज द टेस्टिंग ऑफ द एविडेंस थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब दोनों की दोनों साइड को ऑफर किया जाता है कि आप अपना एविडेंस प्रूव कर दीजिए, एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन कीजिए, चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि जो एक्चुअल ट्रूथ है या फिर अप्रोक्सीमेशन टू इट कैन बी अनअर्थ। राइट, दैट इज हाउ इट इज डन। इसी प्रकार से बेसिकली जो जजेस होते हैं, आपने जो आप जिस प्रकार से न्याय को या कोर्ट सिस्टम को समझते हैं, ऐसे ही होता है। So, which side's evidence is left standing and appears more persuasive after the rigors of the cross examination? ये होना चाहिए। अब ये जो एविडेंस है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, विटनेसेस को रिकवरी करना होता है, वो सबका साथ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यही एक्चुअली में ट्रायल कहा जाता है। वो जो वर्ड है ट्रायल, एंड दिस इज समटाइम्स वेरी लॉन्ग। हमारे इंडिया में एक तो कोर्ट्स जो है वो थोड़ी सी ओवरबर्डन है। एक दिन सुनवाई हुई है तो उसके बाद जो अगली डेट है वो 2, 3, 4, 5, 6 महीने की, कई बार साल दर साल की भी डेट्स मिलती रहती हैं। और स्पेसिफिकली ऐसा केस जो कि बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, दिल्ली राइट्स जो थे जिसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें लोग मरे थे, मोर देन 50 पीपल डाइड इन दोज राइट्स। तो उसमें जो एविडेंस होता है पुलिस की तरफ से वो काफी बल्कि होता है, काफी वॉल्यूमिनस होता है, तो उसको एग्जामिन करने में कई सारे साल लग जाते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कम से कम कई बार 10 साल से भी अधिक लग जाते हैं। अब ऐसे में यहां पर बेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द रीजन बीइंग, अगर इंडिविजुअल बेल नहीं मिलती है, किसी के ऊपर चार्ज लगाया पुलिस ने, उनको जेल में पकड़ लिया जाता है। अगर उसको बेल नहीं मिलेगी तो जब तक ट्रायल चलेगा तब तक वो जेल के अंदर ही रहेगा। तो सपोज कीजिए इसमें ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सपोज कीजिए कि पुलिस ने किसी के ऊपर चार्ज लगाया है ऐसे क्राइम का कि उसको 7 साल की सजा होनी थी अगर पहले दिन प्रूव हो जाता। अब उसको बेल नहीं मिली और वो जेल में ही है एज एन अंडर ट्रायल। ठीक है, और जो केस है वो 10 साल तक चलता रहा। एक आदमी जो ऐसा क्राइम किया है 7 साल के अंदर फ्री हो जाता है वो, अगर उसको पहले दिन सजा सुना दी जाती, परंतु 10 साल में उसके केस की सजा ही, उसका केस ही खत्म नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बेल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बेल इज एक्चुअली फाइनली इट बिकम्स द सेफगार्ड एंड द गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिबर्टी। बेल के अलावा कोई तरीका ही नहीं है इनोसेंट को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का टिल द टाइम ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चन ऑफ द बेल कोर्ट्स बहुत आसानी से जज कर लेती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आदमी क्रिमिनल है, फर्स्ट टाइमर है, फ्लाइट रिस्क है या नहीं है, अलग सारे से वेरिएबल पे। इन जनरल माना जाता है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। कोर्ट्स बेल पहले देती है, बाद में कोशिश करती हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किसी को जेल भेजा जाना चाहिए।
बट यहां पर इन यूपा के जो केसेस होते हैं, दिस 43D5 प्लेज ए डैमेजिंग रोल। यूजुअली जो क्लासिकल विजन है, हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, उसमें बेसिकली इनोसेंस और जो गिल्ट होती है उसको तभी डिटरमाइन किया जा सकता है जब एविडेंस को प्रोसिक्यूशन प्रूव कर दे, राइट। जब तक प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं करता तब तक किसी को गिल्टी और इनोसेंट नहीं माना जाता है। यूपा में जब आपके ऊपर चार्ज लगता है अंडर 43D5, तो जो पुलिस की डायरी होती है, जो पुलिस की चार्जशीट होती है, दैट इज कंसीडर्ड द एविडेंस और बेल नहीं दिया जा सकता है। इट शॉर्ट सर्किट द कोर अजम्पशन फॉर द ग्रांट ऑफ द बेल, इट ओनली लुक्स एट द प्लॉजिबिलिटी ऑफ वन साइड्स एविडेंस। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस सबमिट कर रहा है, ये सिर्फ उसी को एनालाइज करता है, कोर्ट्स को उसी की बात माननी पड़ती है और जो अक्यूज हैं उनकी बात नहीं सुनाई दी जाती है। एंड दिस कैन कंटिन्यू। तो यूपा के अंदर यूजुअली अगर वो कोई एक्यूज बेगुना हो या ना बेगुना हो, उसका एग्जामिनेशन ही नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। वो लास्ट में जब तक जजमेंट नहीं आएगी तब तक नहीं पता चलेगा कि वो इनोसेंट है या गिल्ट है। हाउएवर, कीपिंग द पर्सन इन द जेल इज ए प्री अजम्पशन ऑफ द गिल्ट। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है इसकी वजह से, अगर वंस द पुलिस इलेक्ट टू चार्जशीट एन इंडिविजुअल अंडर यूपा, किसी भी सिचुएशन में जान के कर दे, गलती से हो गया, कोई मिस इंफॉर्मेशन की वजह से हो गया, या असली किसी टेररिस्ट को चार्ज कर दिया, एक बार अगर किसी को यूपा के अंदर चार्ज कर दिया, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द बेल टू बी ग्रांटेड। इवन कोई भी किसी भी प्रकार के जो चार्जेस हैं उनको भी बेसिकली जो कोर्ट्स है उनको फेस वैल्यू पर लेना पड़ता है और वो नहीं दे सकती जजमेंट। नाउ दिस इज वेयर इन दिस प्रॉब्लम दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउ इट अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इज दैट 5, कोर्ट ने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात नोट की कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज मेंट टू डील विद द टेररिस्ट ऑफेंसेस। आतंकवाद, that is a very specific word they're used. Its application must be limited to acts that can reasonably fall within a plausible understanding of the terrorism. आतंकवाद के अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है, इसको आर्बिट्री यूज नहीं किया जा सकता। टेररिज्म इज a term and not a word that can be thrown around loosely. एक और जघन्य अपराध भी हो सकते हैं, लाइक मर्डर भी हो सकता है, कोई राइट्स की प्लानिंग भी कर सकता है, राइट्स करवा सकता है, वायलेंस को भी बेसिकली उन्होंने, जैसे कि किसी ने प्रमोट किया, किसी इंडिविजुअल ने। हाउएवर, उसके बावजूद भी आतंकवाद इज ए वेरी वेरी लोडेड टर्म। आतंकवादी उसके ऊपर जो चार्ज लगना है वो बहुत ही स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में लगाया जा सकता है। दस टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ द यूपा, द जजमेंट, दिल्ली हाईकोर्ट की जो जजमेंट है, दे टोल्ड दैट द चार्ज शीट मस्ट रिवील फैक्चुअल, individualized and particular allegations linking the accused to a terrorist act. दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था जब ये बेल की सुनवाई कर रहे थे, इस बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहे थे, कि आतंकवाद ऐसे रैंडमली नहीं किसी को बताया जा सकता है। अगर आप किसी के ऊपर आतंकवाद के चार्जेस लगा रहे हैं यूपा के तहत, तो आपके पास इंडिविजुअल और फैक्चुअल पर्टिकुलर एलिगेशन होनी चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि वो आतंकवाद का एक्ट के अंदर किसी प्रकार से एक्यूज शामिल था। जजमेंट इसके साथ साथ ये भी बात करती है, even if the police claims are taken to be the truth, let's say कि पुलिस बिल्कुल ही 100% सच है, ट्रायल के बाद हो सकता है उनकी बात सच प्रूव हो जाए। At the highest level, the accusations against activists involve call for the protest and the चक्का जाम। तो जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी, जो भी इनके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन फाइल की हुई है, इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, वो ये है कि they were protesting against the policies of the government, they were asking for the चक्का जाम, रोड ब्लॉकेज के लिए बोल रहे थे। there is no act, ना ओवर्ट ना ही कोवर्ट, ना ही सामने से दिखने वाला, ना ही इम्प्लिसिट ना ही एक्सप्लिसिट, जिससे ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि these were a terrorist offense. They might be very dangerously punished, उनके लिए पनिशमेंट हो सकती है आईपीएस में, परंतु आतंकवादी एक्ट नहीं थे। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट इंडिकेट्स, अब इस दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट कहती है कि किस प्रकार से जो सिटीजन के सिविल राइट हैं एंड इंपेरेटिव ऑफ एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन एज द यूपा, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। भारत की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए एंटी टेररिज्म, आतंकवाद इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आजकल के देश, मॉडर्न जो नेशन स्टेट्स हैं वो फेस करते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनकी सिविल लिबर्टीज, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट ये व्यू रास्ता दिखाती है, जिसमें सिटीजन्स किसी भी सिचुएशन में जेल्ड ना हो ईयर ऑन ईयर बेस्ड ऑन द पुलिस रिपोर्ट्स एंड द केस डायरीज, और जहां पर कोर्ट्स को ना रोका जाए बेल करने के लिए, इज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट विद डेमोक्रेसी, राइट। ऐसी सिचुएशन जहां पर सिटीजन्स को पुलिस कई दिनों तक, कई सालों तक, दिन तो बहुत कम होते, कई सालों तक अगर जेल में रख सकते हैं बिना बेल के,
दिस इज एब्सोल्युटली इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर किसी ने कोई गलत भी किया है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो मर्डरर हो, अगर पुलिस उनके ऊपर चार्जेस भी लगा रही है तो उसी क्राइम के लगा सकती है जो कि उन्होंने उस समय किया। दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जो उन्होंने बेल ग्रांट की, द सेम वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग में बताया है कि इस जजमेंट को प्रीसिडेंट ना माना जाए। इट हैज अलाउड द बेल फॉर द 3 एक्टिविस्ट। तो वो तीनों एक्टिविस्ट इस समय बेल पे रहेंगे, परंतु जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी जिसमें यूपा पे इस क्वेश्चन को उठा दिया गया था कि यूपा सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर ही लगा सकता है, उसको आप वेग या एम्बिगुअस एक्शंस के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। फॉर नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इसको प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि भारत में कोई और कोर्ट इस जजमेंट का सहारा लेके कोई दोबारा से किसी को बेल नहीं कर सकती है। हाँ, बट फॉर नाउ दे हैव एक्चुअली नॉट स्टेड द बेल ऑफ द, मतलब नॉट स्टेड द बेल का मतलब है कि अभी उनको जो बाकी तीनों एक्टिविस्ट है उनकी जो बेल है वो कंटिन्यू रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इवन इन द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द क्राइम शुड द पर्सन जो भी है, जिसके ऊपर भी एक्यूजेशन होती है, उसके पास बेल का हक होता है या नहीं होता है? या फिर जो पुलिस, जो प्रोसिक्यूशन होती है, उनको थोड़ा सा और टैक्ट या फिर थोड़ा सा और जजमेंट लेना चाहिए when they are issuing the charges? क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में जो ये लॉज होते हैं, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल या अनपॉपुलर लॉ होते हैं, यहां पे जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट बन जाता है। इट डजंट मैटर द पर्सन इज इनोसेंट और गिल्टी। अगर वो इनोसेंट होगा तो उसकी जो इनोसेंस है वो 7, 8, 10 सालों के बाद पता चलेगी। सो बाय दैट टाइम तो वो वैसे भी जेल में ही था, तो जो ये 10 साल का जो प्रोसेस था वो टेक्निकली पनिशमेंट हो गया। एंड देयर हैव बीन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर यूपा के चार्जेस लगाए गए, 7 साल तक वो इंडिविजुअल जेल में रहे, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई कमेंट्स हैं या कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं तो इस YouTube वीडियो के नीचे मुझे जरूर लिख के बताइएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं इसका PDF शेयर करूंगा, प्लीज डू ज्वाइन दैट। हैव अ नाइस डे।